नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। खरीफ फसलों पर किसानों को बड़ी राहत। धान और दलहन समेत 14 फसलों पर 60 से सवा 400 रुपए तक की बढ़ोतरी। कैबिनेट का फैसला। भारत की आर्थिक रफ्तार दुनिया भर में सबसे तेज, 7.6% के साथ विकास दर 5 वर्षों में सबसे बेहतर। विपक्ष का आरोप, आंकड़ों का खेल। पेट्रोल डीजल के बाद बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस के सिलेंडर में 21 रुपए की बढ़ोतरी। विमान ईंधन महंगा, सेवा कर और कृषि उपकर लागू होने से आसमान पर पहुंची महंगाई। उपराष्ट्रपति ने दिया सामाजिक समरसता पर जोर। रबात में मोहम्मद विश्वविद्यालय में संबोधन। कहा, भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकार सुरक्षित। इराक के फालूजा पर कब्जे की लड़ाई जारी। अब तक 75 IS आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि। 50,000 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की आशंका। और आइए देखते हैं पहली खबर। वैश्विक मंदी के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और दुनिया की सबसे तेज विकास करने वाली अर्थव्यवस्था बन गई है। चौथी तिमाही के आंकड़ों में विकास दर 7.9% तक पहुंच गई। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और निवेशकों के लिए यहां पर काफी मौके हैं। वहीं विपक्ष रोजगार और घटते निवेश पर सवाल खड़े कर रहा है। चौथी तिमाही में 7.9% की विकास दर के साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था करीब 2000 अरब डॉलर की हो गई है। सूखे के बावजूद कृषि क्षेत्र में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। साथ ही विनिर्माण, खनन और बिजली उत्पादन में खासा इजाफा हुआ है। विनिर्माण क्षेत्र में 9.3%, सेवा क्षेत्र में 8.8% और निजी उपभोग खर्च बढ़कर 7.4% पहुंच गया है, जो पिछले साल 6.4% था। अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। सब लोग सामूहिकता के आधार पर समग्रता के साथ अपने अपने मंत्रालय का प्रामाणिकता युक्त काम करते हुए उसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और जब सामूहिक रूप से इस तरह से प्रयत्न होता है तो स्वाभाविक है कि जीडीपी में बढ़ोतरी होगी। लेकिन कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों ने सरकार के दावों को खारिज कर दिया है और इसे आंकड़ों का खेल बताया है। साथ ही बेरोजगारी और निवेश के लिए अनुकूल माहौल नहीं होने को लेकर सरकार को घेरा है। मेथोडोलॉजी जो अडॉप्ट किया वो क्वेश्चनेबल है। हम जो वास्तविकता देखें तो इट वुड बी अराउंड 5% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। जीडीपी से लोगों की जीवन दशा को समझने वाले खुश हो सकते हैं, लेकिन लोगों पर क्या बीत रही है, महंगाई किस कदर बढ़ रही है। इन आंकड़ों में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, अगर हम सारी चीज़ों को देखें तो हमें ये आंकड़े ऐसी जुगलबंदी लगते हैं जिसका ज़मीनी यथार्थ से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन अर्थव्यवस्था के लिए चिंता की बात यह है कि चौथी तिमाही में उम्मीद के मुताबिक निवेश नहीं हुआ है और इसमें 1.9% की कमी आई है। उद्योग जगत का कहना है कि जीडीपी के आंकड़े प्रधानमंत्री को अमेरिका यात्रा के दौरान निवेशकों को लुभाने में मददगार होंगे। 7.9 GDP is a encouraging number, though it might, in case if you take it as a totality, it may not be exactly the 7.9, but it's a very, very encouraging, and that gives the confidence to the government as well as the investor and the industry. निजी निवेश में कमी, बैंकों का बढ़ता एनपीए और भारतीय अर्थव्यवस्था की पूरी क्षमता का इस्तेमाल न होना चिंता की वजह है। हालांकि इस साल सामान्य मानसून होने के अनुमान के चलते कृषि क्षेत्र में बेहतर उत्पादन की उम्मीद बढ़ी है, जिसका अर्थव्यवस्था में अहम योगदान है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। वहीं दूसरी ओर आम आदमी के लिहाज से बुरी खबर है। अर्थव्यवस्था में सुधार के बीच महंगाई और बढ़ रही है। 1 जून से पेट्रोल, डीजल और बिना सब्सिडी वाले एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। बिना सब्सिडी वाली रसोई गैस का सिलेंडर आज से 21 रुपये महंगा हो गया।
वहीं पेट्रोल की कीमत में ₹2.58 और डीजल में ₹2.26 प्रति लीटर का इजाफा किया गया है। साथ ही सर्विस टैक्स जो कि आज से बढ़ा हुआ लागू हो गया है, जिससे कई सेवाएं और वस्तुएं महंगी होंगी, जिसमें रेल और हवाई यात्रा, बीमा समेत सभी तरह की सेवाएं भी शामिल हैं। आधा फीसदी कृषि कल्याण उपकर लागू होने से कुल सर्विस टैक्स बढ़कर अब 15% हो गया है। केंद्र सरकार ने आम बजट के दौरान इसका ऐलान किया था। चौतरफा महंगाई की मार, ₹2.58 पेट्रोल, ₹2.26 डीजल, ₹21 नॉन सब्सिडाइज एलपीजी गैस के रेट मोदी सरकार ने एक बार फिर बढ़ाकर महंगाई से आम आदमी की कमर तोड़ दी है। सर्विस टैक्स भी 1 जून आज से 15% हो जाएगा। सब पर अतिरिक्त कर का बोझ डल जाएगा। क्या यही अच्छे दिन हैं? तो विकास दर के नए आंकड़े क्या कुछ इशारा कर रहे हैं? इसके बीच में महंगाई को लेकर जो फैक्टर हैं वो कहां पर इसके लिए क्रूशियल होंगे, बातचीत करेंगे। हमारे साथ सुब्रमण्यम भट्टाचार्य हैं जो कि कंसल्टिंग एडिटर हैं द बिजनेस स्टैंडर्ड से। सुब्रमण्यम, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो जो ये आंकड़े हैं, कहा जा रहा है कि दुनिया की सबसे तेज़ अर्थव्यवस्था बन रही है भारत इस वक्त, और वित्त मंत्री जेटली साहब भी कह रहे हैं कि इसके ज़रिए हम नए निवेशक या तमाम नई चीज़ें हम अट्रैक्ट करेंगे। आपके नज़रिए से जो आंकड़े हैं ये वास्तविकता के कितने करीब हैं और इंटरनेशनल जो सिनारियो इस वक्त है उस लिहाज से कितने महत्वपूर्ण हैं? रविंद्र, जो आंकड़े हैं उसको लेकर जब शुरुआत में ये सीरीज लाए गए थे उस पर काफ़ी विवाद हुआ था, लेकिन उसके बाद से अभी तक जितने बारी भी आंकड़े आए हैं उसमें कहीं कोई कॉन्ट्राडिक्शन नज़र नहीं आए हैं। तो ये विवाद तो एक तरफ कर देना चाहिए, बिल्कुल अलग कर देना चाहिए कि भाई ये आंकड़े कंसिस्टेंट नहीं है, इनमें कोई गड़बड़ है। भारतीय सांख्यिकी जो व्यवस्था है उसका एक बहुत बड़ा रेपुटेशन है, और उस चीज़ को आपसी पॉलिटिकल जो दांवपेच है उसके चक्कर में इस चीज़ को हम सामने उसके सामने खड़ा नहीं करें जी। जो अर्थव्यवस्था में जो वीकनेसेस हैं वो अलग है। जो जीडीपी के जो स्तर में जो ग्रोथ रेट दिखाई दे रहा है 7.9 एक ऐसा चीज़ नहीं है जो भारतीय अर्थव्यवस्था अचानक पहुंच गया है। पिछले साल 7.2, अभी 7.9, यानी कि अगर आप देखें कि ग्रोथ के हिसाब से तो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो इंक्रीमेंटल ग्रोथ हो रहा है वो काफ़ी धीमे धीमे चल रहा है, और उसका ही हमें सारे जो लक्षण देखने को मिल रहे हैं। लेकिन एक पर्टिकुलर लेवल पे चल रहा है, इस पे कोई दो राय नहीं है। और सुबह इसके अलावा इंटरनेशनल जो इस वक्त हालात हैं अलग अलग देशों में, हमने देखा है कि अर्थव्यवस्थाएं जो है 4% के आसपास घूम रही हैं, फिर उससे कम पर टिकना, मैं कहूँ कि रुकना, यानी कि वहाँ पर सस्टेन करना मुश्किल हो रहा है। और ऐसे में भारत में क्या पॉजिटिव फैक्टर आपको नज़र आ रहे हैं जिसके चलते हम 8 के करीब या फिर 8 के आंकड़े को करीब करीब छूते नज़र आ रहे हैं? ये जो भारतीय अर्थव्यवस्था का जो ग्रोथ है वो काफ़ी सालों से एक्सपेक्ट किया जा रहा था, और ये पहली बार नहीं आया है। पिछले बार भी जब फर्स्ट टर्म ऑफ 2003 से 2007 के बीच में भी काफ़ी ज़ोर से ये ग्रोथ प्रोसेस शुरू हुआ था। जो बीच में जो मुश्किलें आई थी वो इसलिए कि एक तो ग्लोबल मेल्टडाउन का जो झटका लगा था, और दूसरी बात ये थी जो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स के प्रपोजल्स, बहुत सारे एक पॉलिसी पैरालिसिस की जो हम लोग बात करते हैं, उस दौर के वजह से एक सिक्वेंशियली 2-3 साल तक इकोनॉमी में धक्का लगा। जैसे ही वो प्रोसेस हट गया है तो निश्चित ही अर्थव्यवस्था फिर से अपने जो चलने की जो एक रफ्तार था उस रफ्तार में मोटा मोटी आ गया है। इसमें वीकनेसेस जो हैं, जो सबसे पहले एग्रीकल्चर की, वो अभी भी इस बारी की भी जीडीपी में दिख रहा है कि वो एग्रीकल्चर का रेट 2% से नीचे है जी। अगर आप कहें कि 2% भी हुआ है नहीं, तो आप सीधा देख सकते हैं कि इस साल का जो पिछले साल का जो टोटल प्रोडक्शन हुआ है पिछले साल के मुकाबले, और जो प्राइसेस थे उसको अगर सीधा मल्टीप्लाई किया जाए तो निश्चित ही 2% वाला 1.8% वाला जो रेट है वो सामने पेश हो जाता है जी। बाकी रही कॉर्पोरेट सेक्टर की बात। कॉर्पोरेट सेक्टर में जो अगर आप बीएससी के कंपनीज, टॉप 500 कंपनीज के प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो इस साल प्रॉफिटेबिलिटी उनके करीब, इस साल माने 2015-16 में करीब 22% बढ़ा है।
तो निश्चित ही उसका रिफ्लेक्शन आएगा जीडीपी के आंकड़ों फिगर्स पे। जी, एक आखिरी सवाल शुमा कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं ये आंकड़े ऊपर की ओर जा रहे हैं, वहीं जो आज से मैं कहूं कि टैक्स का एक मैं कहूं कि बड़ा बोझ है वो बढ़ता दिख रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, एलपीजी के दाम बढ़े हैं, वहीं सर्विस टैक्स को करीब 15% पहुंच चुका है। क्या इसका इम्पैक्ट आप देखते हैं इकोनॉमी में? ये जो पेट्रोल डीजल की जो बदलाव है ये तो सीजनल है, क्योंकि ये तो जैसे जैसे तेल के दाम बदलेंगे तो उसका इफेक्ट रहेगा। अगर एस्टिमेट सही रहा और अगर तेल का दाम फिर से 50 के नीचे आया तो ये प्राइसेस घट सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा जाएं 60 के ऊपर, 70 की तरफ अगर आगे जाने की शुरू हुआ तो निश्चित ही भारतीय अर्थव्यवस्था पे इसका खराब असर आएगा। ठीक उसी तरह से टैक्सेस, अगर सरकार की तरफ से जो टैक्सेस लिए जाने हैं ये हायर टैक्सेस बिल्कुल ही अगर इसके ऊपर इन्फ्लेशनरी कहने से काम नहीं बनेगा, क्योंकि ये टैक्सेस का रेट, हमारा टैक्स जीडीपी रेशियो हमारे देश में बहुत ही खराब है। एक तरफ तो मैं मानता हूं बिल्कुल कि इनकम टैक्स का जो देने वाले लोग हैं उनका संख्या बहुत कम है, जो 10 लाख से ऊपर है, और लेकिन साथ में भी बाकी सारे क्षेत्र में भी अगर सरकार को एक्सपेंडिचर बढ़ाना है तो टैक्सेस ज़्यादा जो सेक्शंस दे सकते हैं, और ये सर्विस टैक्स है, ये उन चीज़ों पे है जो सर्विस ले रहे हैं उन लोगों पे है। आप कह रहे हैं कि दायरा बढ़ाने से ही काम चलेगा। जी शुमा, वक्त की कमी माफ़ी चाहूँगा, लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। दायरा बढ़ाना और उसको डीपेंड करना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए शुमा। और ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। एमसी मैरी कॉम सफलतम भारतीय महिला मुक्केबाज, विश्व चैंपियनशिप में 5 स्वर्ण और 1 रजत, लंदन ओलंपिक्स में कांस्य और एशियन गेम्स में कांस्य पदक विजेता। 5 फीट 2 इंच लंबी मैरी को किया जाता है दुनिया की सफलतम महिला मुक्केबाजों में शुमार। खेलों में वरिष्ठ योगदान के लिए उन्हें मिले हैं पद्म भूषण, अर्जुन अवार्ड और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। कैबिनेट ने आज कई अहम फैसले लिए, जिसमें धान, दलहन समेत दूसरी खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में इजाफा भी शामिल है। धान के एमएसपी में 60 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई, जबकि दालों में एमएसपी 425 रुपये प्रति क्विंटल तक बढ़ाए गए हैं। कपास में 60 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। किसानों को राहत देते हुए सरकार ने 2016-17 के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाने का फैसला लिया है। मौजूदा वित्त वर्ष के लिए धान का एमएसपी 1470 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है, जबकि सबसे बेहतर ए श्रेणी के धान का एमएसपी बढ़ाकर 1510 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। वहीं दालों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी 425 रुपये प्रति क्विंटल का इजाफा किया गया है। समर्थन मूल्य बढ़ाने के बाद भी जो दलहन है उस पर 425 रुपये का बोनस और तिलहन पर 100 रुपये का बोनस और तिल पर 200 रुपये का बोनस देने का निश्चय किया गया है। और इस तरह से अरहर के दाल में जो वृद्धि समर्थन मूल्य में हुई है वो 9.2%, मूंग में 7.7%, उड़द में 8.1%। इसके अलावा सरकार ने देश भर के डाकघरों को बैंकों का दर्जा देने का भी फैसला किया है। इन्हें अब इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक कहा जाएगा। ये बैंक 2017 तक काम करना शुरू कर देंगे। To just announce that by September 2017, all the 650 branches of the Postal Payment Bank will become operational. ये हम आपसे कहना चाहते हैं। ये कि बहुत ही बड़ा फैसला है और इसके शुरू होने के बाद हमारा पोस्टल पेमेंट बैंक will become the largest network of banks in the world. देश में डाकघरों की तादाद 1.5 लाख से ज्यादा है। सितंबर 2015 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डाक विभाग को बैंकिंग सुविधा शुरू करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी थी। पोस्टल बैंक सेवा से देश विदेश की 50 संस्थाएं जुड़ने के लिए तैयार हैं। इनमें वर्ल्ड बैंक, जर्मन बैंक,
ड्यूश बैंक, सिटी बैंक और इंश्योरेंस कंपनियां शामिल हैं। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में रेलवे से जुड़ी कई परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। जाट रिजर्वेशन पर रोक का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। जाट नेताओं ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उधर फिर से आंदोलन की चेतावनी को देखते हुए राज्य सरकार ने हालात से निपटने के लिए पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया है। जाट आरक्षण पर हाई कोर्ट के रोक लगाने के खिलाफ जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। जाट नेताओं ने मामले की जल्द सुनवाई की अपील की है। हरियाणा में और बाकी जगह भी जो एडमिशन चल रहे हैं बच्चों के भिन्न भिन्न शिक्षण संस्थाओं में, इसके अलावा 43,000 वैकेंसियाँ हरियाणा सरकार ने निकाल रखी हैं। तो हमारे बच्चों के भविष्य को देखते हुए हमने ये जो है अपील यहाँ फाइल की है ताकि उनको एडमिशन और रिक्रूटमेंट वगैरह में फायदा हो सके। उधर फिर जाट आंदोलन की चेतावनी को देखते हुए इस बार राज्य सरकार ने हालात से निपटने के लिए कमर कस ली है। झज्जर में पुलिस और सुरक्षा बलों के जवानों ने फ्लैग मार्च किया। फिलहाल जिले में धारा 144 लगी हुई है। पुलिस और प्रशासन बिल्कुल मुस्तैद है, अलर्ट है, और अगर कोई भी कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो उसके सख्ती से निपटा जाएगा। हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान फरवरी में प्रदर्शन, तोड़फोड़, आगजनी की घटना हुई थी। बाद में राज्य सरकार ने जाटों को पिछड़ा वर्ग के तहत आरक्षण दिया था, लेकिन इस पर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने 26 मई को अंतरिम रोक लगा दी थी। वहीं जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने 5 जून से हरियाणा में फिर से आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है। रविंद्र सिंह शौराण, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने आज अनंतनाग विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल किया। उनके साथ पूर्व डिप्टी स्पीकर सरताज मदनी, महबूब बेग और पीडीपी के वरिष्ठ नेता मौजूद थे। कांग्रेस ने इस उपचुनाव के लिए हिलाल अहमद को उतारा है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इफ्तिखार मजगर को मुख्यमंत्री को चुनौती देने के लिए उतारा है। इस सीट पर नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 4 जून है। 19 तारीख को यहाँ पर मतदान होगा और 22 जून को मतों की गिनती होगी। ये सीट पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन के बाद खाली हुई है। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने सामाजिक समरसता पर जोर देते हुए इसे स्वीकार करने की बात कही। उन्होंने इसे आधुनिक विश्व के लिए एक बड़ी चुनौती बताते हुए कहा कि भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकार पूरी तरह से सुरक्षित हैं। मोरक्को की राजधानी रबात में मोहम्मद विश्वविद्यालय के समारोह में उन्हें मुआनद उपाधि से भी सम्मानित किया गया। राजधानी रबात में मोहम्मद विश्वविद्यालय में उपराष्ट्रपति ने सामाजिक विविधताओं को स्वीकार करने पर जोर दिया। उन्होंने इसे आधुनिक दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती भी बताया। उपराष्ट्रपति ने इस मौके पर भारत की साझी विरासत का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए भारत प्रतिबद्ध है। The framers of our constitution had the objective of securing civic, political, economic, social and cultural rights as essential ingredients of citizenship. Particular emphasis was placed on rights of religious minorities. उपराष्ट्रपति ने कहा कि वैश्वीकरण के कई पहलू हैं। इसमें आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पहलू अहम हैं। उपराष्ट्रपति ने समाज में बराबरी और न्याय की धीमी गति पर चिंता जताई। Globalization has many facets: economic, political and cultural. All necessitate the emergence of a set of norms, values and practices that are universally accepted. इससे पहले भारत और मोरक्को ने आर्थिक विकास को रफ्तार देने के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री की शुरुआत की। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी और मोरक्को के प्रधानमंत्री ने मोरक्को की राजधानी रबात में इसका उद्घाटन किया। इसके अलावा उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी की मौजूदगी में दोनों देशों के बीच 2 सहमति पत्रों पर भी हस्ताक्षर हुए। विशाल कुमार जैन के साथ अनु दीवान, रबात, मोरक्को। और रबात से फोन लाइन पर हमारे संवाददाता विशाल जैन जुड़ रहे हैं। विशाल, आज जो बात सबसे अहम रही कि सामाजिक समरसता और अल्पसंख्यकों के हितों की बात जो सामने आई है, किस लिहाज से ये बात वहाँ पर कही गई है और वहाँ पर अगर देखा जाए तो भारत के रुख को किस तरीके से लोगों ने लिया? जी कविंद्र, ये बात उपराष्ट्रपति ने जो है वो मोहम्मद 5 विश्वविद्यालय जो है रबात का वहाँ कही है। मोरक्को जो है वो एक तरह से आप मान लीजिए कि यूरोप, अफ्रीका और अरब की जो संस्कृतियां हैं उनका मिलन स्थल है। तो ये बात अपने आप बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। मोरक्को जो है वो
तीनों संस्कृति जो है वहाँ मिलती है, तो उन्होंने विविधता पर जोर दिया और विविधता पर ही नहीं, उन्होंने भारतीय मॉडल की बात की कि किस तरह जो है वहाँ पर सभी तरह की जो विभिन्न विचार के लोग हैं वो भारत में किस तरह अच्छे से जो शांतिपूर्वक रह रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये जोड़ा कि जितना हमें अभी इस दिशा में जितना काम करना है उतना धीरे धीरे काम हो रहा है, लेकिन फिर भी ये बात जो है बहुत हद तक अहमियत रखती है कि उन्होंने मोरक्को से जो एक उदारवाद देश माना जाता है वहां से ये संदेश देने की कोशिश की है ताकि जो है लोगों तक ये संदेश पहुंच सके। और मोरक्को विश्वविद्यालय जो है वहाँ यूरोप, अफ्रीका और अरब तीनों देशों के तीनों जो इलाके हैं जहाँ से अहम संस्कृतियां निकली हैं वहाँ के छात्र हैं, तो निश्चित रूप से ये बात जो है वो बहुत हद तक उन्होंने सही जगह पर यह बात कही है ताकि दुनिया को आतंकवाद और नफरत से जो है वो मुक्ति मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल जैन इस बातचीत और ताज़ा अपडेट के लिए आपका वहाँ से। उधर इराक के फालुजा पर कब्जे को लेकर सीरिया ने अभियान तेज कर दिया है। हालांकि उसे आईएस आतंकियों से कड़ी टक्कर भी मिल रही है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि फालुजा में अभी भी करीब 50,000 से ज़्यादा लोग फंसे हुए हैं। इराक के फलूजा पर कब्जे को लेकर लड़ाई तेज हो गई है। इराकी सेना ने शहर के उत्तरी इलाकों पर कब्जा कर लेने का दावा किया है। हालांकि इस दौरान उसे इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों के कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। जवाबी कार्रवाई में अब तक 75 आतंकवादी मारे गए हैं। حاليا هاي المنطقة النعيمية والعمليات مستمرة والتقدم باتجاه مركز الفلوجة أيضا مستمر والاشتباكات جارية والإسناد الجوي أيضا من التحالف الدولي والقوى الجوية مستمر الموجودة هنا قطاعات। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि फलूजा में अभी भी करीब 50,000 से ज्यादा लोग फंसे हैं, जिन्हें निकालने की कोशिशें जारी हैं। संयुक्त राष्ट्र ने ये भी आशंका जताई है कि आतंकवादी ढाल के तौर पर उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। UNHCR has received reports of casualties among civilians in the city center of Fallujah. The latest information we have is that 3,700 people have fled Fallujah over the past week since the new offensive by Iraqi forces to retake the city began, according to figures provided by the authorities. सेना ने इस शहर पर फिर से नियंत्रण के लिए पिछले हफ्ते कोशिशें शुरू की थीं। बगदाद से महज 30 मील दूर इस शहर पर 2014 से इस्लामिक स्टेट का कब्जा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो खबरों के आज के सफर बस इतना ही, लेकिन जाते आते छोड़ जाते हैं देश और दुनिया की कुछ और बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार। गुड़गांव के केंद्रीय आयु डिपो में लगी आग में मरने वालों की संख्या 19 हो गई। बुधवार हादसे की तफ्तीश करने के लिए विशेष जांच टीम ने डिपो का दौरा भी किया। सोमवार देर रात यहां पर भीषण आग लगी थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दादरी हिंसा की फॉरेंसिक रिपोर्ट पर सवाल खड़े किए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि अखलाक के घर में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं था। इससे पहले रिपोर्ट में अखलाक के घर में मिले मांस के नमूने को बीफ बताया गया था। गोवा के मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर ने कहा है कि राज्य के लोग नाइजीरियाई नागरिकों के व्यवहार से नाराज हैं, लिहाजा उन्हें अपने व्यवहार में बदलाव लाना चाहिए। उन्होंने गोवा में नाइजीरियाई नागरिकों पर नस्लीय हमले के आरोप में जवाब दिया। बिहार बोर्ड ने विज्ञान और कला में अव्वल आने वाले दोनों छात्रों का रिजल्ट रोक दिया है। शिक्षा विभाग 3 जून को इस मामले में जांच परीक्षा लेगा। नरेंद्र दाभोलकर हत्याकांड में सीबीआई ने बुधवार को पुणे और पनवेल में छापेमारी की। खबर के मुताबिक सारंग अकोलकर के घर पर छापेमारी की गई, जिसे सनातन संस्था का कार्यकर्ता बताया जा रहा है। लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके में औरंग से लदा ट्रक सड़क किनारे बनी 2 झोपड़ियों पर पलट गया। इस हादसे में 2 परिवारों के 6 लोगों की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि इलाके की सड़कें खस्ता हाल हैं। पुलिस के मुताबिक ये हादसा जमीन धंसने से हुआ। दिल्ली विश्वविद्यालय में बुधवार से नए सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई। 60,000 से ज्यादा सीटों के लिए 5 कट ऑफ जारी की जाएंगी। इस बार प्रवेश की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी। सचिन तेंदुलकर केरल में शराब और ड्रग्स विरोधी अभियान में सहयोग करेंगे। सचिन से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने इस बात की जानकारी दी। हालांकि उन्हें अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाने पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है।
भारतीय बॉक्सिंग की एडहॉक समिति रियो ओलंपिक में मैरी कॉम को वाइल्ड कार्ड एंट्री दिलाने की कोशिश करेगी। 21 मई को हुए विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के दूसरे दौर में हार का कर मैरी कॉम ओलंपिक की दौड़ से बाहर हो चुकी है। इंग्लैंड में होने वाली आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2017 का कार्यक्रम जारी हुआ है। अगले साल 1 जून को इंग्लैंड और बांग्लादेश के बीच मुकाबले से सीरीज की शुरुआत होगी। भारत अपना पहला मैच 4 जून को पाकिस्तान से खेलेगा।